मार्क जकरबर्ग माफी मांगो। 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति और 3 अरब यूजर्स वाले मेटा के मालिक मार्क से माफी की जो मांग थी, बीते दिनों हमारे यहाँ जोर शोर से उठ रही थी। वजह आप जानते ही हैं, फिर भी हम बता देते हैं। 23 जुलाई को फेसबुक पर पोस्ट हुआ एक वर्टिकल वीडियो था जो 27-28 जुलाई की दरमियानी रात 1:28 के करीब इंडिया में रेस्ट्रिक्ट हो गया। वैसे तो अपने यहाँ रील रिस्ट्रिक्ट होना या चैनल ही बंद हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग हाथ पैर जोड़ते रहते हैं, मदद मांगते रहते हैं दोस्तों से, लेकिन न चैनल वापस आता है न कंटेंट मिलता है। 2 अगस्त की रात कांवड़ियों ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस जीप पर हमला किया। इस वाकये का वीडियो भी कितने ही अकाउंट से किसी लीगल डिमांड के चक्कर में उड़ा दिया गया है। इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि कंटेंट उड़ता और उड़ाया जाता रहता है। लेकिन 28 जुलाई को मेटा ने फेसबुक से प्रधानमंत्री की ही रील उड़ा दी। ये रील 5 दिन से फेसबुक पर थी और रेस्ट्रिक्ट होने के करीब 5 ही घंटों में इसे रिस्टोर भी कर दिया गया था, यानी ये दोबारा नजर आने लगी थी। लेकिन इतने से सरकार संतुष्ट नहीं थी और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मेटा के ग्लोबल हेड्स को तलब किया। हैदराबाद में मेटा इंडिया के हेड अरुण श्रीनिवास के खिलाफ एक मामला भी किसी ने लिखवा दिया था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके मुखिया हैं, उन्होंने तो मांग रखी कि मार्क जकरबर्ग को ही माफी मांगनी पड़ेगी खुद। अब मार्क जकरबर्ग तो माफी मांगने आने से रहे, लेकिन 5 अगस्त को मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान एक डेलीगेशन लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन से मिले और खेद जताया मार्क की तरफ से। ये भी बताया कि प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिक कंटेंट फिल्टर होते हैं जिसके चलते ऐसा हो जाता है, कुछ इंटेंशनल नहीं था प्राइम मिनिस्टर की हटाने में। लेकिन हाई प्रोफाइल केस था तो मेटा को नाक रगड़नी पड़ी, वरना दिक्कत हो जाती। और मेटा एक नहीं 2 दिन तक आईटी मंत्रालय के चक्कर काटता रहा, जहां अधिकारियों ने उनसे खूब सारे सवाल किए। मेटा की स्क्रूटनी का एक कारण तो खोजा गया हाल के सीजेपी प्रोटेस्ट में, जिनके चलते 12 सालों में पहली बार मोदी सरकार के किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ा कंटेंट जिस तरह इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ, उससे न ट्विटर और न टेलीविजन से मैनेज किया जा सका और तभी से सरकार के भीतर यह राय पनप रही थी, एल्गोरिदम में लोचा। यह शिकायत मेटा को लेकर बहुत पहले से की जा रही है और दुनिया भर में की जा रही है। बस वो शिकायत करने वाला कोई और था और उसका स्वर कुछ और था। नफरती कंटेंट, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज, इनसे जुड़ा कंटेंट मेटा पर किस रफ्तार से चला करता था और चला करता है, इस पर लंबी लंबी रिपोर्ट्स हैं, आपने पढ़ी भी होंगी। इसलिए एल्गोरिदम पर अचानक जो चिंता पैदा हुई है उसको हम एक तरफ रखते हैं, क्योंकि ये पक्ष विपक्ष की लड़ाई वाला मैटर है जो राजदूत के डोमेन से वैसे भी बाहर की चीज है। हमारा ध्यान एक दूसरी चीज पर है जो कहीं ज्यादा गंभीर है। जब मेटा की प्रतिनिधि आईटी मंत्रालय में सॉरी सर की रट लगा रहे थे, तब उनसे सिर्फ सीजेपी या प्रधानमंत्री की वीडियो को लेकर ही सवाल नहीं हो रहा था, उनसे एक दूसरे और ज्यादा व्यापक विषय पर भी बात हुई थी। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो विषय है CSAM, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। डीप फेक्स की भी बात हुई और इस तरह के कंटेंट के प्रमोशन को लेकर भी बात हुई, जिससे मेटा पैसा बना रहा है। मेटा पर ऐसा कंटेंट होस्ट करने का इल्जाम हिंदुस्तान में लग चुका है। बाकायदा बीबीसी की एक खोजी रिपोर्ट सामने आई थी और मेटा को भारत सरकार ने ऐसा कंटेंट रिमूव करने का आदेश भी दिया था। उस मामले में उन्होंने सॉरी सर, सॉरी मैम और कुछ अकाउंट्स और यूआरएल्स ब्लॉक करने के आगे क्या किया है वही जानते होंगे। लेकिन अमेरिका में इस चक्कर में मेटा पर तगड़ा जुर्माना लग चुका है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एक अदालत ने मेटा को 4700 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा कराने का हुक्म दिया है। इससे उन बच्चों की मदद की जाएगी, उन पर यह खर्च किया जाएगा पैसा जिनकी मेंटल हेल्थ पर मेटा की वजह से बुरा असर पड़ा है। कैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाइल्ड अब्यूज का मार्केट प्लेस बना, अमेरिका, कनाडा और अफ्रीका समेत पूरी दुनिया में मेटा के खिलाफ क्यों केसेस चल रहे हैं, इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। यहां रुककर हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं। अगर आप हमारे एक युवा दर्शक हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है या फिर अब्यूज से जुड़ी सामग्री आपको विचलित करती है, तो आपको राजदूत के इस एपिसोड को अपने गार्जियन की देखरेख में ही देखना चाहिए, अथवा आपको ये एपिसोड स्किप कर देना चाहिए। आप इसे मत देखिए।
अपने बाकी दर्शकों को भी हम ये कहना चाहते हैं कि इस एपिसोड में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की चर्चा हम करने वाले हैं। एपिसोड की सामग्री विचलित कर सकती है कुछ लोगों को, इसलिए दर्शक अपने विवेक से ही काम लें। अब हम राजदूत की शुरुआत करते हैं। 9 फरवरी 2026 को द अटलांटिक पर कैटलिन टिफनी की एक रिपोर्ट छपी, कैन इंस्टाग्राम रूइन योर लाइफ, द जूरी विल डिसाइड। इसमें टिफनी ने एक पीड़ित की कहानी सुनाई है जिसके सिर्फ इनिशियल शेयर किए गए हैं पहचान छुपाने के लिए। इनिशियल से KGM, जैसे मेरा NW है। 19 साल की KGM 10 साल की उम्र से ही सोशल मीडिया चलाने लगी थी। बताती हैं कि इंस्टाग्राम पर उन्हें ऐसा कंटेंट दिखता रहा जिससे उन्हें अपने शरीर से नफरत होने लगी। उन्होंने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, ऐप पर KGM को बुली किया गया, धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया। ये सिलसिला तब जाकर के रुका जब KGM और उनकी फैमिली ने इंस्टाग्राम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इन्हीं की तरह अमेरिका और मेक्सिको में 40 से ज़्यादा सूबों और 1300 से ज़्यादा स्कूल्स सोशल मीडिया कंपनीज के खिलाफ केस कर चुके हैं। इतने सारे केस होने के बाद मेक्सिको की एक अदालत में 5 महीने पहले मेटा के खिलाफ एक पूरा ट्रायल चला। वहाँ पे भी एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था। तब मेटा को लगभग 3100 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर भरने को कहा गया था। अब दूसरे फेज में ये जुर्माना 4700 करोड़ रुपए हो चुका है। दूसरे फेज में कोर्ट की सुनवाई कर रही जूरी ने यह माना कि मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को बच्चों के लिए सुरक्षित बताकर कंज्यूमर राइट्स लॉ का उल्लंघन किया है। पर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? दरअसल मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल राउल टेरेज ने इल्जाम लगाया था कि मेटा अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह डिजाइन करता है कि बच्चे उसके आदी हो जाएं और कंपनी ने उन्हें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का पुख्ता बंदोबस्त नहीं किया। इस मामले के पीछे, जैसे हमने बताया, एक पूरा इन्वेस्टिगेशन था यूएस एजेंसीज का। अटॉर्नी जनरल की तरफ से हुई इस इन्वेस्टिगेशन को ऑपरेशन मेटाफाइल नाम दिया गया। इसमें अंडरकवर एजेंट्स ने 13 साल से कम उम्र की बच्चियां बनकर उनकी तरह बिहेव किया सोशल मीडिया अकाउंट्स बना करके इंस्टाग्राम पर। इन अकाउंट्स पर 3 संदिग्धों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए कॉन्टैक्ट किया। चैट भी उन्होंने कुछ शेयर किए हैं यूएस अटॉर्नी ने, लेकिन हम उनको यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, पढ़ने लायक नहीं। अब 3 आरोपियों ने संपर्क किया था इन बच्चियों से। एजेंसी थे जिन्होंने बच्चियों का रूप धरा हुआ था। 2 आरोपियों ने इन अकाउंट्स पर यौन संबंध बनाने के लिए मैसेज किया और न्यू मैक्सिको के एक होटल में मिलने भी बुलाया। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत में दिए गए डॉक्यूमेंट्स में दिखाया गया कि एजेंट्स ने अपनी तरफ से सेक्स से जुड़ी कोई बात शुरू नहीं की थी। जैसे इन आरोपियों के मैसेजेस आए, इन अकाउंट्स पर रोजाना सैकड़ों फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी। सिर्फ एक महीने में 7000 फॉलोअर्स भी बढ़ गए। अब देखिए, इतना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है अनयूजुअल तरीके से। इसके बावजूद मेटा ने बच्चियों के नाम से बने इन अकाउंट्स को बंद नहीं किया। उल्टा मेटा ने उस अकाउंट पर और कमाई करने और फॉलोअर्स को बढ़ाने के तरीके बताने शुरू कर दिए। जब कोर्ट को यह इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट सौंपा गया तो यह भी इल्जाम लगाया गया कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसे पीडोफाइल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है और बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट बेचने वालों को ढूंढने में उनकी मदद भी करता है। इसी मामले पर मेटा के पूर्व अधिकारियों ने मेटा के खिलाफ गवाही दी है। 11 साल तक मेटा में काम करने के बाद 2020 में कंपनी छोड़ने वाले पूर्व वाइस प्रेसिडेंट ब्रायन पोलैंड ने अदालत में कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस कंपनी के लिए सुरक्षा कोई प्राथमिकता है और यही मेरे कंपनी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह भी थी। न्यू मैक्सिको में चले इस ट्रायल के दौरान मेटा ने सारे आरोपों को नकारा। केस की सुनवाई करने वाले जज बीट शेड ने मेटा की तुलना कारखाने से निकलने वाले जहरीले एफ्लुएंट से की थी, यानी कारखाने से जो हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं। इस पर मेटा ने दलील दी कि उनकी वजह से जनता को कोई परेशानी नहीं हुई है क्योंकि कंपनी ने साफ हवा या पानी जैसी कोई सार्वजनिक सुविधा या संसाधन में बाधा उत्पन्न नहीं की। सोचिए इनका दिमाग। मेटा का यह भी कहना था कि न्यू मैक्सिको का यूथ सिर्फ उनके ही सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करता और इस मामले में बाकी दूसरे ऐप्स के असर को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। खैर, कोर्ट ने इन बातों को ज्यादा वजन नहीं दिया। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और मेटा को अपने प्लेटफॉर्म्स पर कुछ सुधार लागू करने का हुक्म दिया है। पहला सुधार जो वो चाहते हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट किसी भी अडल्ट को रेकमेंड नहीं किए जाएंगे, नहीं कोई अडल्ट किसी नाबालिग को मैसेज कर पाएगा। दूसरा, अंडर एज बच्चे न्यूड पिक्चर्स न भेज पाएंगे न ही रिसीव कर पाएंगे, इस पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। तीसरा, यौन शोषण में शामिल लोगों के लिए 1 स्ट्राइक पॉलिसी लागू होगी, यानी पहली गलती पर ही अकाउंट पर एक्शन होगा। चौथा, 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए पोस्ट पर लाइक्स का नंबर नहीं दिखाया जाएगा। ये कोर्ट चाहती है कि मेटा करे।
पांचवा, स्कूल के दिनों में सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक और रोजाना रात 10 से सुबह 7 बजे के बीच नाबालिग यूजर्स को कोई भी पुश नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाएगा। छठा और आखिरी, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने की एक तय सीमा यानी स्क्रीन टाइम लिमिट होगी, जो हर महीने कुल 90 घंटे होगी, यानी रोज एवरेज 3 घंटा। इतने सारे बदलाव जब मेटा के लिए बताए गए तो कंपनी ने फिर निकाला अपना ब्रह्मास्त्र, एक एक्ट। मेटा ने तर्क दिया कि धारा 230 के तहत उस पर यह मुकदमा चल ही नहीं सकता। ये अमेरिका का एक कानून है जो इंटरनेट कंपनीज को उनके यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट की जिम्मेदारी से बचाता है कि भैया मैं तो फेसबुक हूं, कोई कुछ लिखकर चला गया, मैं क्या करूं। इस तरह का एक कानून है। इसके बावजूद केस की जूरी ने दलील को खारिज किया। ये कहा कि सरकार यूजर्स के कंटेंट के लिए नहीं बल्कि मेटा के अपने प्लेटफॉर्म डिजाइन और फीचर्स के खिलाफ केस लड़ रही है। मेटा वैसे अब भी कह रही है कि ये बदलाव लागू नहीं किए जा सकते हैं और अगर इस तरह के बदलाव करने पड़े तो वो सस्टेनेबल नहीं रह जाएगा उनके लिए, उनको कारोबार ही बंद करना पड़ेगा। लेकिन फैसला तो आया है। ये फैसला ऐसे समय में आया जब मेटा अगले हफ्ते कैलिफोर्निया में एक बड़े केस का सामना करने वाला है। इस केस में अमेरिका के 29 राज्यों ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यूजर्स को उनकी सेफ्टी को लेकर गुमराह किया। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो मेटा की इमेज को बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है। इसके अलावा कंपनी अमेरिका के एक सूबे टेनेसी में चल रहे एक और केस का भी सामना कर रही है, जहां जुलाई से ट्रायल जारी है और इल्जाम वही है कि इंस्टाग्राम को जानबूझकर एडिक्टिव बनाया गया है। इतने सारे केसेस और ट्रायल्स के बाद मेटा ने अपने इन्वेस्टर्स को पहले ही ये वार्निंग दे दी है, ये कहते हुए कि अमेरिका और यूरोप में बढ़ते दबाव की वजह से उसके बिजनेस और कमाई पर असर पड़ सकता है। मेटा के लिए ये मामला उन कई केसेस में से एक है जिन्हें एक्सपर्ट्स सोशल मीडिया का बिग टोबैको मोमेंट अब कहने लगे हैं। बिग टोबैको मोमेंट क्या था? हुआ ये कि तंबाकू कंपनियों ने यूएस में अपने प्रोडक्ट को सुरक्षित बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी और फिर उनके खिलाफ मामला चला था, अरबों डॉलर का जुर्माना लगा था। तो ये टोबैको मोमेंट हो सकता है सोशल मीडिया कंपनीज के लिए, ये चर्चा यूएस में चल रही है। इसके बाद तंबाकू कंपनियों की ताकत और पकड़ काफी कम हो गई थी। ताकत कैसे? ये एड कंपनीज को चलाया करती थी और जो पीआर का गेम था उसमें टोबैको कंपनीज एक जमाने में बड़ी मजबूत होती थी। अगर आपने मैड मैन देखा है तो उसमें आप देख लेंगे लकी स्ट्राइक वाला केस। अब माना जा रहा है कि मेटा भी धीरे धीरे उसी स्थिति की तरफ जा रही है। अब तक मेटा जैसी कंपनियों को सेफ हार्बर यानी इंटरमीडियरी प्रोटेक्शन मिलता रहा। इसका मतलब था कि प्लेटफॉर्म पर यूजर जो भी पोस्ट करता है उसकी जिम्मेदारी सीधे कंपनी पर नहीं होती है। बस इसमें शर्त यह है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान में सुरक्षा आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 से मिलती है और इसी वजह से इतना बड़ा इंटरनेट सिस्टम चल भी पाता है, क्योंकि हर पोस्ट को पहले से चेक करना पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन मेटा के साथ दिक्कत तब आती है जब बात पेड एड्स की होती है। यूजर जनरेटेड कंटेंट की दिक्कत तो है कि भाई मैं कुछ बना करके डाल दूं मेटा के ऊपर तो वो कहां से चेक करने चले जाएंगे। लेकिन जब पेड एड्स हम दे रहे हैं किसी गलत काम के लिए, क्या तब प्लेटफॉर्म फ्लैग करता है? यहां प्लेटफॉर्म खुद तय करता है कि किसका ऐड चलेगा, किसको दिखेगा और इस गेम में प्लेटफॉर्म दलाली भी लेता है, अपना कमीशन। यानी प्लेटफॉर्म सिर्फ होस्ट नहीं है बल्कि एक पब्लिशर भी है। जुलाई 2026 में रिलीज हुई BBC आई की इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री द केयरलेस मशीन एक्सपोजिंग इंस्टाग्राम्स डार्केस्ट सीक्रेट में भी यह खुलासा किया गया था कि हिंदुस्तान में इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम और पेड एड्स के जरिए बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट और आपत्तिजनक एड्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और इन एड्स से मेटा मुनाफा भी कमा रहा है। इसी बात को लेकर दुनिया के ज्यादातर देश मेटा की पॉलिसीज का अब विरोध कर रहे हैं। वहां लेजिस्लेशन की बात चलने लगी है कि कंटेंट मॉडरेशन को लेकर के अगर सोशल मीडिया कंपनीज कुछ नहीं करती हैं तो सरकार को नियम बनाने पड़ेंगे। ऐसे में इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि क्या मेटा का हाल इंटरनेट की बाकी कंपनियों जैसा हो जाएगा। पहले भी इंटरनेट की बड़ी कंपनियां जैसे AOL है, याहू है, बहुत पावरफुल थी एक ज़माने में, लेकिन धीरे धीरे उनका वक्त चला गया। बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ लोग चले गए और ये कंपनियां पीछे छूट गई। न्यूयॉर्क टाइम्स में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूलिया एंगवन लिखती हैं कि मेटा उसी दिशा में बढ़ता दिख रहा है। आज भले ही मेटा दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर टेक कंपनीज में से एक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए अरबों लोगों तक उसकी पहुंच है, लेकिन इसके अंदर गिरावट के संकट अब नजर आ रहे हैं। कंपनी की कमाई पर प्रेशर पड़ रहा है, यूजर्स का भरोसा कम हुआ है और मेटा के इतिहास में पहली बार यूजर्स का नंबर नीचे आ रहा है। 2026 के पहले क्वार्टर में कंपनी के 20 मिलियन यूजर्स घटे।
मेटा ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारा पैसा अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाया। 2021 से 2026 के बीच करीब $80 बिलियन मेटावर्स पर खर्च किए, इस उम्मीद में कि लोग वर्चुअल दुनिया में अपना वक्त बिताना चाहेंगे, वीआर वर्चुअल रियलिटी। लेकिन आइडिया खास चला नहीं। इसके अलावा एआई में भी $100 बिलियन लगाए, लेकिन जो मॉडल बनाया वो बहुत काम का निकला नहीं है, कम से कम अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो फिर एक नई टीम लाने के लिए $14 बिलियन और खर्च किए। अब कंपनी अगले साल तक $115 बिलियन और खर्च करना चाहती है एआई पर, जबकि अभी तक उसका प्रदर्शन बाकी कंपनियों से कमजोर रहा है। इतना खर्च करने के लिए मेटा अब कर्ज भी ले रही है। 2025 में कंपनी का कर्ज बढ़कर $59 बिलियन हो गया, जो पिछले साल से दोगुना है। दूसरी तरफ अपनी कमाई को बरकरार रखने के लिए मेटा अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा एड्स अब होस्ट कर रहा है, लेकिन यही एड्स कंपनी को कोर्ट तक भी ले जा रहे हैं। मेक्सिको वाले केस में, न्यू मेक्सिको माफ़ कीजिए, उस केस में कंपनी हार चुकी है और अभी लाखों ऐसे केसेस और आने वाले हैं जिनमें अरबों डॉलर के दावे किए जा सकते हैं। इसका मतलब वैसे ये तो नहीं निकालना चाहिए कि मेटा ख़त्म हो जाएगी। कंपनी पिछले साल करीब $200 बिलियन का एड रेवेन्यू कमा करके लाई थी, जो ग्लोबल एड मार्केट का लगभग 20% था। लेकिन कंपनी अगर इसी तरह उलझती रही और यूजर्स उससे दूर होते रहे, तो धीरे धीरे ये भी एओएल और याहू की तरह नाम भर की कंपनी बन सकती है। हिंदुस्तान में आप देख ही रहे हैं कि मेटा के साथ कैसी दिक्कत चल रही है। अब सरकार भी खिलाफ हो गई है। अमेरिका और यूरोप में भी केसेस हो रहे हैं, तो मेटा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हिंदुस्तान इंस्टाग्राम के लिए एक बहुत बड़ी यूज़र बेस वाला देश है, जहां 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यूएस में जो संख्या है इंस्टाग्राम पर उससे दोगुने से भी ज़्यादा है। इसके अलावा फेसबुक के भी भारत में 40 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वहीं व्हाट्सएप की भी भारत में बहुत मजबूत प्रेजेंस है, जहां करीब 85 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर मेटा ने केंद्र सरकार के साथ चल रहे मामले को ठीक तरह से सॉर्ट नहीं किया, तो मेटा के बिजनेस मॉडल पर भी बात आ जाएगी। मेटा के हेड मार्क ज़करबर्ग क्या इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? क्या मेटा अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करने के लिए अपनी पॉलिसीज में बदलाव करेगी, या फिर याहू या एओएल जैसा इनका अंजाम होगा? ये मेटा और उसकी लीडरशिप के आने वाले डिसीजंस आपको बताएंगे। आज के राजदूत को हम इसी नोट पर कंक्लूड करते हैं। इसे रिया के साथ मिलकर लिखा गया और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।